वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एडिशन रिएक्शंस देखेंगे हम। एलिमिनेशन में हमने सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड बनाए थे। यहाँ पर हम मल्टीपल बॉन्ड से बनाएंगे सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से बनाएंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन में। ये पहली पहचान है, कोई भी रिएक्शन आपको आ जाएगी ये किस टाइप की है, तो पहली पहचान तो यही है। फिर इनके जो टाइप्स होते हैं एडिशन रिएक्शन के वो ही देखने रहते हैं केवल। ठीक है, तो एलिमिनेशन में हम उल्टा चले थे, सिंगल से मल्टीपल। आज हम एडिशन के अंदर चलेंगे मल्टीपल से सिंगल। तो आगे इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे हम एक एक करके। 3 टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कहाँ है जनरली? देखिए, जनरली ऑब्जर्व्ड इन एल्किन एंड एल्काइन। देखिए दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी हमें इसमें कुछ ऐड करने हैं। 2 ग्रुप ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड हट जाएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली इधर हमें 4 ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे तब हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इस तरीके से एल्किन और एल्काइन में जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा और एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल का भी आके ऐड होगा। अब इसका मैकेनिज़्म हम समझे तो उसके लिए दो तरीके के मैकेनिज़्म इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के नेचर के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है ये। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो एक अलग मैकेनिज़्म होगा, जबकि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो फिर एक अलग मैकेनिज़्म होगा। तो एक एक करके दोनों देखेंगे। तो पहला केस हम जो देखेंगे उसके अंदर यही देखना है हमें कि जब इलेक्ट्रोफाइल के अंदर लोन पेयर ना हो तो किस तरीके से रिएक्शन बिहेव करती है। ओके, और जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तब कैसे बिहेव करेगी। तो पहला केस देख रहे हैं जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो तो इस तरीके के रिएजेंट किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए एच ही हो सकता है, क्योंकि एच के पास लोन पेयर नहीं है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं होता है। ठीक, और बचा हुआ पार्ट ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा। ठीक, तो इस तरीके के रिएजेंट जनरली पाए जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ने से यही फ़ायदा है, थोड़े बहुत रिएजेंट्स, रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, किन कंपाउंड्स में होगी, ये हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है और ऑलमोस्ट 60-70% कवर हो जाता है जो भी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इसलिए, और ये एम के रूल को फॉलो करती है, मार्कोनिको रूल जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको, और किस तरीके से रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है वो भी बताऊँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इधर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये आपके यहाँ पे पोलरिटी होने की वजह से इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेल प्लस और डेल माइनस फॉर्म होंगे, और डेल माइनस आपके किस पे जाके अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि डेल माइनस इस वाले कार्बन पे बना है और डेल प्लस इस कार्बन पे बना है, तो जैसे ही अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल डेल माइनस के वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ पे अटैक करते हैं। दूसरी बात, जब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो मुझे एरो ऐसा बनाना चाहिए था इससे इसकी तरफ, लेकिन एनसीईआरटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ की तरफ एरो बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवाया है। ओके, एनसीईआरटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। वैसे एरोज इतना मायने नहीं रखते हैं, फिर भी एनसीईआरटी जैसा कहती है हमें वैसा फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अब जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ये तो सब एज इट इज़ ही रहेंगे, इस पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ बना था उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया प्लस। अब इस प्लस के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जो बचा, इलेक्ट्रोफाइल तो आके अटैच हो चुका है इन दोनों में से, अभी जो न्यूक्लियोफाइल बचा है ये आके फाइनली ऐड हो जाता है, और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा इसके अंदर, प्रोडक्ट, ये सब एज इट इज़, इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात जो है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ध्यान से, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बोकेटाइन जब बनते हैं तो वो बेटर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं,
प्राइमरी आपका सेकेंडरी होना चाहता है, सेकेंडरी वाला टर्शरी की तरफ जाना चाहता है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अब ये कंपाउंड तो सिमेट्रिक था, तो हमने प्लस माइनस बनाने में कुछ सोचा नहीं, इधर भी बना लो चाहे इधर भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं तो वहाँ पर एम के रूल फॉलो होता है। कहाँ पे? जहाँ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स हो, जैसे लाइक कुछ इस तरीके से, ऐसे जब कंपाउंड हो तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब हमें प्लस माइनस बनाने का यहाँ ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वहाँ एम के रूल फॉलो होता है। अब एम के रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है हमारा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स माइनस होगा, इधर ओ एच माइनस वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाले पार्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जहाँ एच कम हो। ठीक है, एम के रूल क्या कहता है, नोट करें इस तरीके से अपनी जो स्टाइल है बादल बनाने की। ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ एच कम होंगे, इस तरीके से नोट कर लें आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एच कम है तो इस जगह नेगेटिव पार्ट हमारा आके ऐड होगा। ठीक है, इसको और फर्दर हम एग्जांपल से समझेंगे, पहले सेकंड मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसमें लोन पेयर मौजूद होंगे, तो अगेन हमें यहाँ पे ऐड कर देना है इसको, जैसे पहले ऐड किया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बिल्कुल पहले की तरह है स्टेप। लेकिन डिफरेंस क्या है इस टाइम कि यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर। एक से ज़्यादा भी लोन पेयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है, ये जैसे ही आएगा, ये लोन पेयर को क्या दिखा, केटाइन दिखा, अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और ये फटाफट इसके साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनने से पहले ही, यहाँ पे बनते से ही बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो इसको तो मिल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। कैसा इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ये स्टेटमेंट में आता है, कई बार आया है। ठीक है, जब इस तरीके की कोई रिएक्शन करवानी होती है और वो पूछ लेते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट कैसा बना, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हमें मैकेनिज्म से क्या मतलब है, ये गलतफहमी निकाल दें। उनको जब भी मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछने होते हैं, जनरली एडवांस में, मेंस में फिर भी स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन जब एडवांस में जाओगे तो ये बीच की स्टेप्स सारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट कैसा बना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ओके, पूछते हैं कई बार, इसलिए ध्यान रखना है। और जब लोन पेयर ना हो इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो जनरल आपके इंटरमीडिएट कैसा बनता है, केटायनिक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा बनता है, केटायनिक इंटरमीडिएट बनता है। ये सारी बातें नोट करें आप तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखो, 3 मेंबर की रिंग फॉर्म हुई है। ठीक, तो स्ट्रेंड काफ़ी होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बैठा बैठा इस न्यूक्लियोफाइल को बोलता है कि मेरा स्ट्रेंड दूर करो आके। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे जाएगा और इसका स्ट्रेंड दूर कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा जाके। देखिए कैसा बनेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो फाइनली ये बॉन्ड वापस टूट के इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा और इसका प्लस चार्ज भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम ही बनते हैं दोनों मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए इधर भी यही बना था, इधर भी यही बना है। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है, इंटरमीडिएट अलग है, और दूसरी बात यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं है, तो नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी नो रीअरेंजमेंट। ओके, नो रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखें आप बातें। ठीक, तो मैकेनिज्म इसीलिए समझना ज़रूरी है कि बीच में होता क्या है। अब इसमें कैसे कैसे रिएजेंट्स आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो हमने सेकंड मैकेनिज्म देखा, इसके अंदर जनरली आपको मिलेगा X2, और X2 भी मिलेगा CCl4 के साथ। वैसे तो कोई भी मीडियम हो चल जाएगा, लेकिन जनरली इसके साथ कौन आता है मीडियम के तौर,
मीडियम प्रोवाइड करवाने के लिए CCl4 मिलेगा आपको, जो आपके सिलेबस में है, ठीक। उसके अलावा और कौन से रिएजेंट हो सकते हैं? देखिए, इसमें वो रिएजेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, लोन पेयर्स हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है। तो देखिए, ये सारे रिएजेंट इसी तरीके के हैं जिनमें लोन पेयर मौजूद रहेगा। यहाँ पे ये मीडियम है, या तो H2O मीडियम में रहेगा, ये जो आपका HgOAc2 है, या फिर ROH मीडियम में होगा। ये सभी आएंगे आपके चैप्टर्स में रिएजेंट, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नोट्स के तौर पे आपको ये सारे अभी कैटेगराइज कर देना चाहता हूँ, इसलिए दिए हैं, ठीक है। अभी ना भी पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पता चलना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल एंड फॉलोज, ये भी एम के रूल ही फॉलो करेगा, यानी नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पर H कम है, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अच्छे होंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी अच्छी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है। तो ये सारी ये चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हुई है GOC से, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। देखते हैं एग्जाम्पल इसके। देखिए, आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है, ओके। और रिएजेंट है हमारे पास HX, यानी इसमें से H+ एज ए आपके इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, और X- आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और H+ के पास कोई लोन पेयर नहीं है, यानी पहला मैकेनिज्म फॉलो करना है हमको, ओके। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, पहला एग्जाम्पल है इसलिए, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, H बराबर नहीं है, तो ये जो X है ये कहाँ जाएगा? जहाँ पर H कम है, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली अगर हम देखें तो अगर हम H यहाँ पहले ऐड करते हैं तो कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा, देखिए, ठीक है। अगर H पहले हम इधर ऐड करते हैं इसके ऊपर माइनस बना करके, तो कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा। और अगर हम H यहाँ ऐड करें तो देखिए क्या होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो अगर एम के रूल वगैरह ध्यान ना भी आए तो आप जनरल रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो कौन ज़्यादा मोर स्टेबल है वो देख कर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम के रूल फॉलो करता है जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। और कई बार ऑप्शन में भी आता है, तो उसकी वजह से वो भी ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जो सिंपल लॉजिक्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखें, ओके। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें नेगेटिव किधर बनाना होगा? इसके पास, और पॉजिटिव इसके पास बनाना होगा। और नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले तो इस स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से ये H ले लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कौन आ रहा है हमारे पास? X-, ठीक है। X- कहाँ जाके अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो यहाँ पे ये जाके ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। H ऐड कर ले जहाँ पे भी नहीं किए हैं H ऐड, ओके। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर, ओके। चलिए, इधर देखते हैं। इधर ये सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी H और कहीं पे भी X लगा लो। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको रूल का कोई इफेक्ट ज़्यादा इनमें नहीं होता है, ठीक है। तो एक जगह H और एक जगह X लगा दें, सीधा कर सकते हैं आप तो इसे, ठीक है। और एक और बात ऑब्जर्व करें आप सभी, मल्टीपल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड में आ चुके हैं, यानी हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसे रिएक्शन दी होती है, वो पूछते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इस तरीके से एलिमिनेशन है या एडिशन है। तो आप डायरेक्ट ये देख के देख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड आ गए हैं, यानी ये एडिशन रिएक्शन हुआ है। फिर बस इसके टाइप ही देखने होते हैं हमें, वो आपको जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा तो वो कौन से टाइप की है वो भी पता चलने लग जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें यहाँ पर, एक गलती जो जनरल करते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, वो क्या करते हैं? देखिए, मैं बता देता हूँ। देखिए,
जैसे यही अगर कंपाउंड आपका हो, इसको अलग से नोट करके लिखें, इम्पोर्टेंट है, ये गलती कर देते हैं नए नए। ठीक, इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है, किसके साथ हो, NaOH के साथ हो, तो आप लोगों को क्या दिखता है कि यहाँ से Na प्लस यहाँ आके ऐड हो जाएगा, OH माइनस यहाँ आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पहली पहली बार जब सीखते हैं नए नए, तो ऐसे कोई कई लोग गलती कर देते हैं। ठीक, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोफाइल जिसे मान रहे हो Na प्लस को, वो तो आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है, फुलफिल्ड हो चुका है, इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 फर्स्ट शेल में और 8 सेकंड शेल में। या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 आएगा इसका, ठीक है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं ना, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे और फर्दर कोई पोलरिटी वगैरह आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। मैंने बताया था कि ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो केटाइंस होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। तो वो जो पिछला जो कुछ पढ़ाया है आपको वो सारा अभी काम आएगा आपको रिएक्शन में, तो बराबर उसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखें, इसको नोट कर लें अलग से आप लोग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर। ये कहाँ पे पाई जाती है, जनरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर पाई जाएगी, यानी जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर है ये उसमें आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली कहाँ पाई जा रही थी हमारी, RX, ROH एंड ROR, यानी वो आएगी हेलो एल्केन, एल्कोहल और ईथर के अंदर। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है जिसके अंदर एल्किन एल्काइन है, उसके अंदर जनरली कौन सी रिएक्शन आपको ज़्यादातर मिलेगी, एडिशन रिएक्शन से जनरली मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये किस चैप्टर में देखने को मिलेगी आपको, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो आपका जनरली धीरे धीरे कैटेगरी बनती जा रही है कि कौन से टाइप के कंपाउंड्स में कौन सी रिएक्शंस हमें आगे जाके पढ़नी है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया मिल रहा है ताकि एकदम से बाउंसर ना पड़े आपको जब चैप्टर के अंदर आप पढ़ रहे हो। ओके, तो देखिए इसमें जो अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। देखिए ये सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके जो H+ वाला मीडियम है ये एसिडिफिकेशन करवाने का काम आएगा। जो कार्बोनिल का O होता है, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O में, ठीक है, वहाँ पे एसिडिफिकेशन करने के लिए थोड़ा काम आता है, मैं बताऊँगा आपको। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें R- वाला पार्ट आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है, इधर SH- हो जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्राइड डोनर्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा दिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ठीक, चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसका। पहले तो मैकेनिज़्म देखते हैं जैसा कि हम जनरल करते हुए आ रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बात होगी हमारे यहाँ पे पोलरिटी किधर कौन सी है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये डेल माइनस, और ये इसके अपोजिट हो जाएगा डेल प्लस कार्बन। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी पहले कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा इसके पास। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, जहाँ उसको प्लस दिखता है। ठीक है, क्योंकि खुद वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जनरली, या फिर लोन पेयर वाले होते हैं अगर न्यूट्रल है तो। ओके, तो ये यहाँ आएगा तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए ये R, ये C, यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इधर या तो हाइड्रोजन लगा होगा या कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड और इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ हुआ, O पे हुआ है, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बॉन्डेड थे वो O को दे दिए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या बचा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल बचा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो जाके ऐड हो चुका है, तो इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव के ऊपर। ये एरो हमने वैसे उल्टा बनाना चाहिए पर एक बार के लिए बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह है, यहाँ पे H है तो H, R है तो R, और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, O, और जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगेन मल्टीपल बॉन्ड से हम किस में आए, सिंगल बॉन्ड में आए, और कौन जाके ऐड हुआ, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हुआ।
एक रिएक्शन ऐसी भी आएगी जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ इसी तरीके के कंपाउंड्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके सिर्फ ऐड नहीं होगा, वो किसी को निकाल भी देगा बाहर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल ऐड कहाँ होगा, जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, एल्डिहाइड कीटोन जहाँ होंगे वहाँ ये चुपचाप जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड डेरिवेटिव्स हुए या एसिड हुआ COOH या और किसी टाइप के डेरिवेटिव्स उसके COX CONS2 वगैरह, तो वहाँ पे क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देता है उन सारे ग्रुप्स को, वो भी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो धीरे धीरे अभी से पता लगने लग जाएंगे आपको, ठीक। तो क्या हुआ, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पोलरिटी डेवलप हुई, पोलरिटी से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उसके बाद जो नेगेटिव पोलरिटी मिली उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना दिया। ओके, चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल अगर आपको पता है उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के बारे में, तो एक फैक्टर हमेशा ही उसके साथ स्टेरिक फैक्टर हमेशा ही रहेगा। आपको बता रखा है मैंने कि ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पे वो जाके अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। और बल्कि अगर वो खुद भी स्टेरिक हिंड्रेंस लिए हुए हैं, उसके ऊपर भी अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसकी अटैकिंग पावर उतनी नहीं होगी। मैंने आपको दूध की टंकी गाड़ी पे लगा के पतली सी गली में जाने का एग्जांपल दिया था, अगर याद आ रहा हो, ठीक है। नोट्स बराबर पढ़ते रहें जब तक रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, ओके, ताकि बार बार पढ़ोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे और जब रिएक्शन कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करेगा इसको देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कब पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होंगे। किसके ऊपर मौजूद हो, यहाँ पे ये जो आपका कार्बोनिल वाला सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन इससे खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और अच्छा बनेगा हमारे पास, है ना। जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे उतना ही इसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल की अट्रैक्शन बढ़ेगा और फटाफट आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। रेट सीधी सी बात है, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बनाना है हमको, ओके। तो एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर लगे हुए होने चाहिए, ओके। दूसरी बात स्टेरिक फैक्टर, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि अंदर आने के लिए न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं, इस तरीके से दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर सकता है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ बल्कि ग्रुप्स लगा दूँ, दो बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आने में थोड़ी दिक्कत होगी इसको, ओके। तो इस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस तो हमेशा ही कम होना चाहिए, खुद न्यूक्लियोफाइल पे भी कम होना चाहिए और कंपाउंड पे भी कम होना चाहिए, ओके। ये आगे भी जहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ये स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हमेशा आएगा, ठीक है। देखिए इसका कुछ कंपाउंड्स है जो जनरल यूज़ आएंगे हमें, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप आ गया, लेकिन अभी भी एक H मौजूद है, तो ये सेकंड पे आया है। देन एल्काइल ग्रुप की जगह अगर कोई फिनाइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से होगा हमारे पास। इसके बाद आएगा, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप से बड़ा है आपका फिनाइल ग्रुप, इस कारण, ठीक। फिर अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो आएगा, ठीक। देन आपके एक एल्काइल ग्रुप की जगह एक AR या दोनों AR आ जाए तो वो तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। अगर इस तरीके से आ जाए तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ये आ गए, ओके, इन दोनों के बीच में ये आ गए, क्योंकि देखिए RR का ही चल रहा है, ये भी एक तरह से RR ही है, लेकिन अलग अलग इनके फॉर्म्स हैं। अब देखिए इन दोनों में कैसे कंपैरिजन किया जाएगा। इसमें स्ट्रेन कम है, जबकि इसमें स्ट्रेन थोड़ा इसके कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है, तो उस वजह से ये पीछे आया है रिएक्टिविटी के मामले में, ओके। और इधर आपके वही सिंपल सा है, RR है दोनों साइड, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन सिस्टम है, डबल बॉन्डेड है, तो उसकी वजह से ये और भी पीछे आया है, ठीक। और यहाँ पे AR फिनाइल ग्रुप हैं, तो ये तो वैसे भी बड़े हो गए, हिंड्रेंस बढ़ा दी है, ओके। तो ये हिंड्रेंस के फैक्टर्स हैं सारे।
कभी अगर ग्रुप लग के आए, वो ग्रुप आए तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा रेट उतनी ही अच्छी होगी। ये बिना विड्रॉइंग ग्रुप के लगा के दिए हैं आपको। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। अगेन वही, यहाँ पे पोलरिटी डेवलप होगी, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस। यहाँ पे सी एन माइनस आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, सी एन माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। कहाँ जाएगा ये अटैक करने, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे भेज देते हैं हम इसे। और जब ये अटैक करेगा तो पांचवा बॉन्ड बनने जा रहा हो तो एक बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये शिफ्ट हो गया यहाँ। ठीक है, ये सब एज इट इज़। और यहाँ पे कौन आके लग गया है, सी एन आके लग गया है। अब कौन बचा नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास एच प्लस बचा। एच प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव पार्ट दिखेगा इसे। ओके, तो नेगेटिव पार्ट के पास जाके ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये एक कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट बना है हमारा। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार ऑप्शन में। ठीक, और जब भी कभी आपके सबस्ट्रेट से कोई कायरल बन रहा हो तो इसे कहते हैं प्रो कायरल स्टेट, प्रो कायरल। ठीक है, क्योंकि इससे पे जैसे ही कुछ भी ऐड हुआ और वो क्या हो गया, यहाँ पे कायरल बन गया है, तो कायरल से पहले वाली स्टेट कौन सी होती है, प्रो कायरल स्टेट होती है। ये वापस आएगा दोबारा आपके कार्बोनिल कंपाउंड में, और इससे फर्दर और क्या क्या बनते हैं वो भी हम देखेंगे उसमें। ठीक है, अभी तो जस्ट आपको रिएक्शंस के आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होता है इसमें। ओके, तो अगेन हमने मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो और न्यूक्लियोफाइल एडिशन किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की ये रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है एडिशन रिएक्शन का ये। देखिए ये कहाँ ऑब्जर्व होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ऑब्जर्व होगी, जब उनको HBr और पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा। ठीक, एल्कीन्स में आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती थी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में भी होती थी, लेकिन वहाँ पे पेरोक्साइड नहीं यूज़ किया जाता था। HBr वहाँ पे भी यूज़ किया हमने HX के तौर में। ठीक है, लेकिन पेरोक्साइड यूज़ नहीं किया। पेरोक्साइड के यूज़ करने से क्या होता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म चला जाता है उसका। किस तरीके से जाता है मैं मैकेनिज़्म में बताऊंगा आपको। और ये जो फॉलो करेगा ये एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। वो आपके जब पेरोक्साइड नहीं था तो कौन सा रूल फॉलो करते थे, एम के रूल। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता था, जहाँ एच कम होते थे। एंटी मार्कोनिको जस्ट उल्टा है एम के रूल का। इसमें नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर एच ज़्यादा है। नोट करें, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर एच ज़्यादा है। ठीक है, इस एंटी मार्कोनिको रूल जो फॉलो करता है, इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खार्श भी कहते हैं कुछ बुक्स इसको। स्पेलिंग डिफरेंट मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है खार्श इफेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन क्या है। देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ये हमारा HX ये मेन रिएजेंट है, ये एज ए आपको मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है खाली पेरोक्साइड। इसमें पेरोक्साइड देखिए H2O2 वाले फॉर्म में ही है, H2O2। इसकी जगह पे और क्या ले सकते हैं आप, H2O2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब भी जानते हैं पेरोक्साइड है, ये कम लोगों को पता है कि पेरोक्साइड है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है ताकि इसका भी ध्यान रहे आपको। पर जनरली दिखेगा ये क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो देखिए हुआ तो वही है, एच और बी आर अपनी अपनी जगह पे जाके लग गए हैं, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाके लगा है, जहाँ पर एच ज़्यादा थे। नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाके लगा है, जहाँ एच ज़्यादा थे, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ लगा है, जहाँ एच कम थे। ठीक, एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो किया है। ठीक, और मैकेनिज़्म कौन सा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। देखते हैं इसका मैकेनिज़्म, ये सब हुआ कैसे है। ओके, देखिए इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके से होता है। ये जो पेरोक्साइड है ये उसका स्ट्रक्चर है, जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, है ना, इस तरीके से H2O2 का स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसका भी स्ट्रक्चर है, ओ लिंकेज है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी मिलती है और ये लिंकेज टूटता है, और बराबर बराबर, क्योंकि देखिए सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जैसा कि आपको बताया था बॉन्ड क्लीवेज के अंदर। ये सारी चीज़ें अब काम आने वाली है आपको। ठीक, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे दोनों पे, और दोनों कंपाउंड एक ही जैसे हैं, तो दो आपके पास PHCO फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक,
इसके बाद अगेन थोड़ी एनर्जी और लेके ये अगर ब्रेक हो जाए तो ये पूरा CO2 बन जाएगा, ठीक है। और ये pH फ्री रेडिकल रहेगा जो कि हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि अच्छा खासा बेंजीन स्टेबल रहता है। ये जैसे ही फ्री रेडिकल इस पे आता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हाईली रिएक्टिव बन जाता है और फिर ये रिएक्शन करने के लिए दौड़ पड़ता है। अब ये तो हाईली रिएक्टिव है, यानी आधा पागल हो चुका है, ठीक। ये अच्छे भले कंपाउंड के पास जाएगा और उसको भी पागल करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या चाहेगा कि इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज करवा दूँ और यहाँ पे इसके पास भी फ्री रेडिकल बनवा दूँ मैं, इन दोनों के पास भी। तो ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बचा गया फिर Br फ्री रेडिकल। अगेन ये फिर रिएक्टिव हो गया, ये फिर एक अच्छे वाले कंपाउंड के पास जाएगा। अगेन ये भी क्या चाहेगा कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनवा दूँ और फ्री रेडिकल में बीच में आपस में क्या बना दें, बॉन्ड, ठीक है। और फाइनली ये जो बचा है हमारे पास एक और फ्री रेडिकल, ठीक। इसके पास ये अगेन आया जो हमारे पास यहाँ बना था और फिर ये HH मिल के बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से जब फ्री रेडिकल डेवलप होगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बचेगा क्या, ये फ्री रेडिकल। अब इस 3 स्टेप के अंदर आप एक बात ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर फ्री रेडिकल का इनिशिएशन हुआ है, ये होती है इनिशिएशन स्टेप। पहली स्टेप कौन सी होती है, इनिशिएशन होता है, फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएट हुआ है, ओके। देन यहाँ पे प्रोपेगेशन चलता है, ये होती है प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, चलते रहना, कंटिन्यूसली चलते रहना, ठीक। ये जो आपके बना है Br रेडिकल, देखिए, और ये जो आपके स्टेप होती है लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप होती है, मतलब चेन टर्मिनेट हो जाती है, ओके। मतलब न्यूट्रल से चले थे आप, 2 फ्री रेडिकल बने, फिर अगेन 2 फ्री रेडिकल से आपने क्या बना दिया, न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है ये पूरा सिस्टम, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये अगेन देखिए फ्री रेडिकल बन गया आपके। तो फ्री रेडिकल के बाद क्या होगा, ये अगेन यहीं पे आ गया, फिर वापस ये यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो एक तरह से ये चलती रहती है, चलती रहती है। और जब इन्हें रोकना होता है तो हमें इनहिबिटर्स मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स वगैरह मैं बताऊंगा आपको, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा तो वहाँ पे भी बताऊंगा, ये चेन अगर हमें रोकनी हो तो उसके लिए, ओके। तो सिंपल सा स्टेप था, पहले फ्री रेडिकल फॉर्म करो, उन्हें प्रोपेगेट कराओ। यहाँ देखेंगे आप एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक न्यूट्रल और 2 फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, ये प्रोपेगेशन की निशानी है, ठीक है। एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल कंपाउंड, ओके। टर्मिनेशन में आपको 2 फ्री रेडिकल से एक न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इसकी रेट कहाँ डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करेगी, ठीक। जितना अच्छा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल उतनी ही रेट अच्छी होगी। अब देखिए हम सीधा सा देख सकते हैं कि ये एंटी मार्कोनिको रूल क्यों फॉलो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगेन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं हम, ये वाली, ठीक है। इसमें H मेंशन कर देते हैं ताकि हमें दिखे कि कहाँ जाके H और Br आपके ऐड हुए हैं, ठीक। ये HBr आया और हमने लिया इस बार पेरोक्साइड इसके साथ। पेरोक्साइड लेना बहुत ज़रूरी है, सिंपल HBr आएगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे H2O2 आया है इसलिए फ्री रेडिकल एडिशन ये शो करेगा, ओके। तो अब देखते हैं, सीधी सी बात है, वो फ्री रेडिकल जब बनेंगे तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो 3 स्टेप हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म होंगे, बाकी सब अपनी जगह पे, ओके। और इधर भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं H और Br, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये Br में पहले ले जाके यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक। अगर मैं ये Br यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी अगर हम Br ले लेते हैं, ठीक है। ये Br फ्री रेडिकल के बीच में अगर मैं बॉन्ड बना दूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये फ्री रेडिकल भी हटा देते हैं, ओके। तो फ्री रेडिकल मेरा कहाँ बचा, इस जगह बचा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए Br तो यहाँ जाने से तो रहा। और अगर मैं ये इसको यहीं रहने दूँ और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है, ये सारे फ्री रेडिकल वगैरह हटा करके, तो देखो यहाँ पे अब ये जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबल है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा एच ज़्यादा है, ठीक। तो
हमें बी आर यहीं पे ऐड करना होगा। अब बचा एच, वो कहाँ आ जाएगा, एच यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए एच यहाँ और बी आर यहाँ, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ गया, जहाँ पर एच ज़्यादा थे, यानी ए एम के एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो किया है, खास इफेक्ट को फॉलो किया है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखें। अगर मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो ये एम के कहीं ये ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन में लाइन आ जाती है कि मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा या एंटी मार्कोनिको फॉलो करेगा, उसके लिए ध्यान रखना होता है सिर्फ, ठीक। दूसरी बात, जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है HBr वाली, ये आपके स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, जो मैंने E2 में बताया था आपको। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब हमें सिन एंटी का यहाँ यूज़ करना होगा, तो ये एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है एच और बी आर का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैसे ऐड किए हैं, इनको एंटी साइड से ऐड किए हैं। एंटी साइड से ऐड होना या एंटी साइड से एलिमिनेट होने का सीधा सा रीज़न होता है, जो ये लोन पेयर्स होते हैं ये रिपल्शन प्रोवाइड कराते हैं, अगर सिन साइड से आते हैं तो उसके लिए हमें एंटी साइड से ऐड करना होता है, ठीक। अब दूसरा ये आता है कि सर ये HBr के साथ ही क्यों शो होता है, केवल HBr के केस में ही क्यों शो होता है ओनली। ये अगर HCl दिया हो या HF दिया हो या फिर HiS दिया हो, तब भी शो होगा क्या, ठीक है। तो इन केसेस में ये शो नहीं होगा, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, जबकि ये कैसी रिएक्शन शो करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। ये एम के रूल को फॉलो करेंगे, जबकि ये एम के रूल को फॉलो करेगा। इसमें आपके कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर आपके कार्बोकेटाइन जैसा कुछ नहीं है, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। अब देखिए क्यों है, इनमें क्यों नहीं शो करता है, सीधी सी बात है। देखिए हमने जो पहली चेन इनिशिएशन स्टेप देखी थी, जिसके अंदर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो इन दोनों में काफ़ी नहीं होती है। इनके बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं तो तोड़ ही नहीं पाएगा, जब चेन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी तो आगे प्रोपोगेट होकर चेन टर्मिनेट कब होगी, प्रोडक्ट कब बनाएगी, ठीक है। तो इनमें तो एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है वो मिल ही नहीं पाती इनको, ठीक। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज इनमें नहीं हो पाता, ठीक। इस केस में जब H2O2 प्रेजेंट हो, और ये आपके टूट जाएगा, बेशक टूट जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से टूट तो जाएगा, आई फ्री रेडिकल बना तो देगा, लेकिन ये फटाफट क्या करता है, एक और आई फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके I2 बना लेता है, ठीक है। तो अगेन हमें जो फ्री रेडिकल रिक्वायर्ड रहता है इसमें प्रोपेगेट करवाने के लिए, वो नहीं मिल पाता HI के केस में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन कहाँ पाई जाती है, HBr के साथ ही पाई जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और यही ऐसी रिएक्शन है जिसके साथ कौन सा होता है, आपके AM के एडिशन होता है, ठीक। ये सब वापस आने हैं, हेलो एल्केन वगैरह में आने हैं, हाइड्रोकार्बन में आने हैं, ठीक। दोबारा बार बार आएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक। तो अभी तक हम जो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन पढ़ लिए हमने, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें E1 E2 एंड E1CB हमने पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन आज हो गई है, इसमें हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट बचता है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें 5-6 टाइप होंगे अलग अलग, आपके सारे एक एक करके देखने होंगे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट सभी है, ठीक। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ये जनरली RX ROH और इथर के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्किन एल्काइन के साथ, और ये आपके स्पेशल केस है एनसिमेट्रिकल एल्किन में, जो HBr के साथ या HBr या फिर परऑक्साइड के साथ पाया जाता है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पर्सनली पूछ लेना। और जो आपके जो भी टेस्ट आ रहा है अभी, उसमें जितना अभी तक पढ़ाया है वो सभी आएगा। मेजर पार्ट जीओसी का है ही सही, लेकिन कुछ उसमें एप्लीकेशन वाइज रिएक्शन के क्वेश्चन डाले हैं जो अभी तक पढ़ा दिए हैं, तो तैयारी उसी हिसाब से रखें अपनी। थैंक यू।